हेलो एवरीवन, जेन जी टीचर एजुकेशन गाइडेंस है। तो आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का पार्ट 3 देख रहे हैं। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, उसका वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। इससे पहले भी मैंने बायोडाइवर्सिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट्स जो भी एमसीक्यूज़ हैं या फिर कोई भी थ्योरी है उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 2 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का पार्ट 3 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि बायोडाइवर्सिटी ये सारी जगहों पे एक जैसी नहीं होती है, ये हर जगह के लिए डिफरेंट होती है। ठीक है, तो पहला है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एनसीईआरटी में जो कि गिवन है, वो है लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। Plants and animal diversity is not even. It fluctuates from the equator to the poles. कह रहे कि प्लांट और एनिमल की जो डाइवर्सिटी है वो इवन नहीं है, वो हर जगह सेम नहीं है। कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। तो इट फ्लक्चुएट्स, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। और दिया है कि ये इक्वेटर पे ज़्यादा है पोल्स के मुकाबले। प्लांट्स और एनिमल की जो डाइवर्सिटी है वो इक्वेटर पे ज़्यादा पाई जाती है एज कंपेरिजन टू पोल्स। As we move away from the equator towards the pole, species diversity decreases. जब हम लोग इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो स्पीशी डाइवर्सिटी डिक्रीज करती है। इक्वेटर पे ट्रॉपिकल रीजन्स पाए जाते हैं और पोल्स पे टेम्परेट, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में स्पीशी डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है और ट्रॉपिकल रीजन में कुछ फेवरेबल कंडीशंस भी होती हैं जिसकी वजह से स्पीशी डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ट्रॉपिकल, व्हाट इज़ टेम्परेट, पर अभी हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्पीशी डाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा होती है। तो इक्वेटर पे ज़्यादा होती है, पोल्स पे कम होती है। इक्वेटर पे क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि वह ट्रॉपिकल रीजन है और ट्रॉपिकल रीजन में कुछ फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, इसलिए ज़्यादा होती है। और पोल्स पे क्योंकि सीज़न में बहुत ज़्यादा चेंज होता है, कोई कांस्टेंट सीज़न नहीं होता है, सीज़न में भी बहुत फ्लक्चुएशन होता है और ज़्यादा सनलाइट का भी उधर नहीं होती है प्रेजेंस, इसीलिए वहाँ पे इतनी फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है कि स्पीशी डाइवर्सिटी ज़्यादा हो। तो पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स दिए हुए हैं जो हमें जानना ज़रूरी है, जिसका डायरेक्ट एमसीक्यू आ जाएगा। ठीक है, तो दे रहे हैं कि पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी कोलंबिया में जो है कि 1400 बर्ड्स की सिर्फ स्पीशी पाई जाती हैं, कोलंबिया में सिर्फ। न्यूयॉर्क में 105 बर्ड्स की स्पीशी पाई जाती हैं। ग्रीनलैंड में 56 बर्ड्स की स्पीशी पाई जाती हैं। इंडिया क्योंकि एक ट्रॉपिकल कंट्री है तो इंडिया में 1200 से ज़्यादा बर्ड स्पीशी पाई जाती हैं। ये सारे नंबर्स को हमें याद करना है एज इट इज़, ये हमें एमसीक्यू के तौर पे कहीं पे भी मिल सकता है, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट है ऑन द अर्थ विच इज़ अमेजोनियन फॉरेस्ट, जो कि एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका का। वहाँ के बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। कहाँ की? अमेजोन फॉरेस्ट की। हम लोगों ने हमेशा नाम सुना है अमेजोन फॉरेस्ट का, राइट? अ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल एरिया हैज़ 10 टाइम्स ऑफ स्पीशी ऑफ फॉरेस्ट वैस्कुलर प्लांट्स इन टेम्परेट रीजन्स लाइक द यूएसए मिडवेस्ट। कह रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल के फॉरेस्ट हैं, जो कि अमेजोन फॉरेस्ट है, उसके पास 10 गुना स्पीशी है, 10 गुना ज़्यादा स्पीशी है वैस्कुलर प्लांट्स के फॉरेस्ट की एज कंपेरिजन टू टेम्परेट रीजन। कह रहे मतलब टेम्परेट रीजन में अगर एक फॉरेस्ट है तो ट्रॉपिकल रीजन में सेम प्लांट विच इज़ वैस्कुलर प्लांट का 10 फॉरेस्ट मिलेंगे। तो अभी मैंने पीछे भी कहा था कि ट्रॉपिकल रीजन में कुछ ऐसी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, इस वजह से ज़्यादा स्पीशी डाइवर्सिटी होती है। वही यहाँ पे भी दिया है कि अ ट्रॉपिकल रीजन हैज़ 10 टाइम्स ऑफ स्पीशी ऑफ फॉरेस्ट वैस्कुलर प्लांट्स एज कंपेरिजन टू टेम्परेट रीजन्स लाइक यूएसए मिडवेस्ट। एनसीईआरटी में कुछ अमेजोन फॉरेस्ट के नंबर्स दिए हुए हैं, कितनी स्पीशी प्रेजेंट है वो हमें जानना ज़रूरी है। 40,000 सिर्फ प्लांट के स्पीशी जो हमें अमेजोन फॉरेस्ट में मिलती है। 3,000 फिश की स्पीशीज़ मिलती हैं, 1,300 बर्ड्स की मिलती हैं, 427 मैमल्स की होती हैं, 427 एम्फीबियंस की होती हैं, 378 रेप्टाइल्स की होती हैं और 1,25,000 से ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट्स की होती हैं। ये सारे एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सीयूटी या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड्स में भी एमसीक्यू ऐसे आ सकते हैं, कोई ऐसा पैसेज आ जाएगा जिसमें से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये मेरी भी सीयूटी एग्जामिनेशन में ये एम्फीबियन और मैमल्स ये दोनों ही आया था 427, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे एज सिंपल एज दैट
सारे नंबर को लर्न करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या हम कोई पैसेज को देखें तो उसमें ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, पूछ सकता है कि मैमल्स कितने प्रेजेंट हैं सिर्फ अमेजॉन फॉरेस्ट में, एम्फीबियन कितने प्रेजेंट है, कितनी प्लांट स्पीशी, कितनी फिश स्पीशी पाई जाती हैं, कितने रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, कितने इन्वर्टिब्रेट सिर्फ अमेजॉन में प्रेजेंट हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू में। तो ये सारा कुछ हमें लर्न करना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्या होता है, तो हम लोग डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। ट्रॉपिकल में क्योंकि स्पेसिएशन होता है, ट्रॉपिकल रीजन जो होता है वो बहुत कम सीजनल होता है, मतलब यहाँ पे सीजन ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे एक दो सीज़न होगा। और इसमें सोलर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ट्रॉपिकल एरिया में। इसका कोई भी टेम्परेचर थोड़ा कांस्टेंट रहता है, सीज़न है तो कांस्टेंट रहता है। स्पीशी डाइवर्सिटी यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। और हाँ, इसका सीज़न प्रेडिक्टेबल होता है। अब इस सीज़न के बाद कौन सा सीज़न आएगा ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीश स्पेशलाइजेशन भी होता है। अच्छा, अब स्पीशिएशन और नीश स्पेशलाइजेशन क्या होता है? तो स्पीशिएशन जो होता है ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसके द्वारा एक पॉपुलेशन एक ऐसे अलग स्पीशी में इवॉल्व कर जाती है थ्रू इवोल्यूशन। मतलब एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी का बनना थ्रू इवोल्यूशन, हम लोग कह सकते हैं कि वो स्पीसिएशन होता है। हम लोगों ने इवोल्यूशन चैप्टर में आगे पढ़ेंगे डार्विन फिंचेस का एग्जाम्पल, या आप लोगों में से किसी ने पढ़ रखा होगा, तो वो उसका करेक्ट एग्जाम्पल है। हमने देखा था ना कि एक सीड ईटिंग फिंचेस में से कैसे डिफरेंट डिफरेंट फिंचेस बनी थी जो कुछ इंसेक्ट खा रही थी, उनके बीक्स में चेंज आया था। तो वही स्पीसिएशन उसी को कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से या एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन का बनना थ्रू इवोल्यूशन। नीश स्पेशलाइजेशन वहीं पे the process by which a species become better adapted by natural selection to a particular habit or a particular characteristic। क्या है मतलब इसका? थ्रू नेचुरल सिलेक्शन अगर एक स्पीशी कोई चेंज होती हुई कंडीशन में ज़्यादा अपने आप को अडेप्ट कर पा रही है, नेचुरल सिलेक्शन में एग्जिस्ट कर पा रही है, उसके अंदर नेचुरल सिलेक्शन हो पा रहा है, वो उसके अंदर बेटर अडेप्टेशन क्वालिटी है एक चेंजिंग इन्वायरमेंट के लिए, उसे हम कहेंगे नीश स्पेशलाइजेशन। इसका भी एग्जांपल हम लोग इवोल्यूशन से देखेंगे, जिसमें हम लोग नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने एग्जांपल देखा था पेपर्ड मॉथ का, जहाँ पे वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जब पॉल्यूशन कम था तो लाइट वाले लाइकन्स, जो हल्के कलर के लाइकन्स थे, वो बच पाए क्योंकि इन्वायरमेंट साफ़ था, तो उन्हें कैमोफ्लेज करने का टाइम मिल गया, ठीक है। और वैसे ही जब पॉल्यूशन बढ़ा तो क्योंकि पॉल्यूशन हुआ तो इन्वायरमेंट अजीब काला हो गया, तो जो डार्क कलर मॉथ थे उन्हें मौका मिल गया छुपने का, वो कैमोफ्लेज कर गए विद चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल, राइट। तो नीश स्पेशलाइजेशन एक तरीके का नेचुरल सिलेक्शन है जहाँ पे एक स्पीशी बेटर अडेप्ट करती है चेंजिंग इन्वायरमेंट में, वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शंस दिए हुए हैं लेस सीजनल, मोर कांस्टेंट। ये सारे सीज़न को दिया है कि वहाँ पे ज़्यादा सीज़न नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम सीज़न पाए जाते हैं, और सीज़न बहुत ज़्यादा कांस्टेंट होते हैं, हमेशा चेंज नहीं होते हैं। और यहाँ पे स्पीशी डाइवर्सिटी भी हाई होती है, और ये प्रिडिक्टेबल होते हैं, जो सीजन्स होते हैं वो प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं। और नीश स्पेशलाइजेशन और स्पीसिएशन तो हमने देखा ही। तो अगर हमसे रीज़न पूछे कि ट्रॉपिकल रीजन में स्पीशी डाइवर्सिटी हाई क्यों होती है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे सोलर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो लेस सीजनल होते हैं, कांस्टेंट ज़्यादा होते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग, और प्रिडिक्टेबल होता है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट को। और उनके अंदर नीश स्पेशलाइजेशन होता है और स्पीसिएशन होता है, इसी वजह से डाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है, स्पीशी डाइवर्सिटी, क्योंकि स्पीशिएशन हो रहा है, नीश स्पेशलाइजेशन हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, तो स्पीशी डाइवर्सिटी तो बढ़ेंगी। तो अगर हम लोग पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी से देखें तो अभी तक इतना पढ़ना ही बस इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एनसीईआरटी में कुछ और दिया भी नहीं है, अगर ये भी हम जानते हैं तो ये इनफ है। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें पूछा जा सकता है, यही क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रॉपिकल रीजन में स्पीशी डाइवर्सिटी हाई क्यों होती है एज़ कंपेरिजन टू टेम्परेट। तो हम लोग के पास 7 पॉइंट से हम लोग लिख सकते हैं, आंसर मिल जाएंगे। एक दो के एग्जाम्पल्स दे देंगे हम, जैसे कि स्पीसिएशन का हम लोग इवोल्यूशन में फिंचेस का एग्जाम्पल, नीश स्पेशलाइजेशन का हम लोग एग्जांपल दे देंगे पेपर्ड मॉथ वाला इवोल्यूशन से। सोलर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, स्पीसी डाइवर्सिटी इसलिए हाई होती है, और ये लिए सीजनल कांस्टेंट होते हैं, प्रिडिक्टेबल होते हैं। ये सारे ऑप्शन अगर हम लोग लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे।
पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में अब हम देखेंगे टेम्परेट रीजन में क्या होता है। तो फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन होता है और ये मोर सीजनेबल होता है। इसमें 4 तरीके के सीजन पाए जाते हैं, जो कि हैं विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम। ट्रॉपिकल में सिर्फ 2 सीज़न पाए जाते हैं, द वेट सीज़न एंड ड्राई सीज़न। यहाँ पे फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन का मतलब ये है कि जब जो ग्लेशियर्स होते हैं वो जब गलने लगते हैं, जो ग्लेशिएशन होता है वो फ्रीक्वेंट होने लगता है। ग्लेशियर जब जल्दी जल्दी गलने लगते हैं तो वो जो अर्थ सरफेस है उसको कवर करते हैं। इससे जो बायोडाइवर्सिटी, जो स्पीशी डाइवर्सिटी उस सरफेस पे पाई जाती थी या फिर उस पर एग्जिस्ट करती थी, उससे उसको इफेक्ट पड़ता है, तो उससे एक्सटिंक्शन होता है। तो यही दे रहा है कि टेम्परेट रीजन में ग्लेशिएशन बहुत ज़्यादा होते हैं। ग्लेशियर्स गल के जो हैबिटेट होते हैं स्पीशी के, उन्हें कवर कर लेते हैं, जिससे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, स्पीशी का एक्सटिंक्शन होता है। तो दे रहा है कि टेम्परेट में फ्रिक्वेंट ग्लेशिएशन होता है, और ये क्योंकि सीजनेबल ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा सीजन्स होते हैं, 4 सीजन्स होते हैं, इसीलिए यहाँ की जो स्पीशी डाइवर्सिटी है वो थोड़ा कम है एज़ कंपेरिजन टू ट्रॉपिकल, क्योंकि वहाँ पे लेस सीजनेबल था, बहुत कांस्टेंट टेम्परेचर रहता था, कांस्टेंट इन्वायरमेंट था, और सोलर अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा थी ट्रॉपिकल में, इसीलिए स्पीशी डाइवर्सिटी वहाँ की ज़्यादा थी और टेम्परेट की इसीलिए कम है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन है और सीज़न भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट में यही दो, टेम्परेट के तो यही दो मेन दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। ट्रॉपिकल की बात करें तो मैंने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए वो इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम लोग पीवाईक्यूज़ देखें, बोर्ड्स के पीवाईक्यूज़, तो ज़्यादा यही पूछेगा कि टेम्परेट में क्यों नहीं ज़्यादा स्पीशी डाइवर्सिटी पाई जाती है। पॉइंट्स लिख देंगे हम लोग कि इसमें यहाँ पे फ्रिक्वेंट ग्लेशिएशन होता है, सीजनेबल बहुत ज़्यादा होता है ये, और दे देगा कि ट्रॉपिकल में ही ज़्यादा स्पीशी डाइवर्सिटी क्यों पाई जाती है। तो हम लोगों ने 7-8 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, वो इनफ है। तो टेम्परेट से इतना ही आएगा ज़्यादा क्वेश्चन, या फिर एमसीक्यू में देखें तो हम लोगों ने जो पॉइंट्स डिस्कस किए उसमें से कुछ एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर कोई बायोडाइवर्सिटी पे कोई पैसेज आ जाए उसमें से आंसर दे दे ये सारे ऑप्शंस का, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो इतने जो हम लोगों ने पॉइंट्स डिस्कस किए इम्पॉर्टेंट है। और अगर हमें फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन की कोई अच्छी डिफिनेशन लिखनी हो सकता है पूछ दे एग्ज़ाम में, वैसे पूछता नहीं है, इतना नहीं डीप जाता है, पर अगर पूछ दे तो हमें एक अच्छी डिफिनेशन आनी चाहिए, राइट। क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन से कैसे डाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग एक टेम्परेट रीजन का एग्जांपल ले लेंगे और एक डिफिनेशन लिख देंगे, जैसे कि फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन हैव सेवरल इम्पैक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ड्यूरिंग द आइस एज द आइस लेयर एक्सपैंड्स एंड कवर मच ऑफ द अर्थ सर्फेस, causing the loss of many species habitat. This leads to a decline in the population and even to extinction. इतना हम लोग लिख देंगे, हमें मार्क्स मिल जाएगा। वैसे फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन का मैंने आज तक कभी ऐसे देखा नहीं कोई पीवाईक्यू इससे रिलेटेड, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन क्या है, इसके क्या इफेक्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो बायोडाइवर्सिटी का पार्ट 3 हम लोगों ने आज देखा। मैं इसके आगे के टॉपिक भी डिस्कस करूँगी नेक्स्ट पार्ट्स में। ऐसे करके मैं सारे टॉपिक्स को अलग अलग पार्ट में करके डिस्कस करेंगे, सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।